देश भर से आए हुए कार्यकर्ता बंधुगण, उद्योग जगत से जुड़े हुए अन्य उत्साही बंधु, आदरणीय बहनों, आज यह जो सम्मेलन हो रहा है, ऐसा सम्मेलन 70 वर्ष पहले होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इतिहास को हम सब लोग जानते हैं। जैसे जैसे इतिहास घूमा, परिस्थितियां कठिन हुई। जम्मू कश्मीर की जो एक विशेष समस्या थी, उसके समाधान करने में इतना लंबा समय बीत गया, और जो समाधान हुआ है तो एक के बाद एक नए कदम हम उठा रहे, और जम्मू कश्मीर सारे देश के साथ कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो कॉन्क्लेव है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अब उत्साह है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनेक बिंदु हमारे सामने रखे हैं, और उसके पहले श्रीमान प्रशांत गोयल जी ने भी बहुत कम समय में, लेकिन बहुत सारे मुद्दों को आपके सामने रखा। अनेक बातें ऐसी होंगी जो हमको पहली बार ध्यान में आई होंगी, और जम्मू कश्मीर की वर्तमान की जो बदलती हुई उत्साहजनक परिस्थिति है, वो भी हमारे सबके ध्यान में आया होगा। आजादी के बाद देश ने तेजी से प्रगति प्रारंभ की। 1950 में नया संविधान आया और पंचवर्षीय योजनाएं बनी। एजुकेशन के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, मेडिकल एजुकेशन, सारा देश एक नई गति लेकर के आगे बढ़ा था। हम जानते हैं देश में अनेक ऐसे बड़े बड़े शहर पिछले 75 वर्षों में डेवलप हो गए, जहां भारी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उदाहरण के लिए बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, मुंबई है, नोएडा, राजकोट, सूरत, चेन्नई, कोलकाता और भी बहुत सारे हैं। एक एक शहर में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख इतने एम्प्लॉइज है। जहां जहां इसकी अनुकूलता आ गई, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों ने मिलकर के फैसिलिटेट किया, और वहां पर उद्योग एकदम तेजी से बढ़ते चले गए। आप बेंगलोर को देखिए, बेंगलोर लगभग 1.5 करोड़ आबादी का अब बड़ा शहर हो गया। बेंगलोर में सारे देश के लोग पहुंच गए। राजस्थान के लोग गए, उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोग गए, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग गए, आंध्र, केरल, तमिलनाडु से लोग आए। सबने मिलकर के बेंगलुरु को एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइज हब बना दिया। सूरत, राजकोट का विकास हुआ, बंबई में इंडस्ट्रीज आई, यहाँ गुरुग्राम में इंडस्ट्रीज आई, नोएडा में इंडस्ट्रीज आई। सारे देश के उद्योगपति अपनी अपनी क्षमता के साथ उन शहरों में अपनी इंडस्ट्रीज को लेकर के पहुंचते थे। सारे देश का एक विकास हो रहा था। अगर हमसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर में कौन सा शहर डेवलप हुआ, तो हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। ये बात तो ठीक है कि स्वतंत्रता के 30-35 वर्ष तक देश के कुछ प्रांतों का विकास तेजी से हुआ। बाद के 30-35 वर्षों में दूसरे अन्य प्रांत आए। अब जो हम देख रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से पिछड़ गए थे, वे भी सामने तेजी से आगे बढ़ रहे। बहुत छोटे दूरस्थ प्रांत हैं, मणिपुर है, त्रिपुरा है, वो भी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहे और डबल डिजिट की ग्रोथ रेट के साथ आगे आ रहे। आसाम में नए नए पुल बन रहे ब्रह्मपुत्र के ऊपर, रेलवे लाइन दूर दूर तक पहुंच रही, नए हवाई अड्डे आसाम में आ रहे, और आसाम की जो जीडीपी है
वो भी डबल डिजिट में आ गई। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उड़ीसा भी आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। अर्थात सेकंड फेज में, द्वितीय चरण में देश के वे सभी प्रांत आगे आ रहे जो थोड़ा सा पिछड़ गए होंगे। बीते 15 वर्ष जो है वो इन प्रांतों के विकास की एक द्वितीय चरण की कहानी है। अब जो थर्ड फेज हम देख रहे हैं, तब ध्यान में आता है देश का विकास ये समग्रता में और सम्यक होना चाहिए। किसी भी देश की उन्नति नहीं मानी जा सकती जब तक एक कोई बड़ा क्षेत्र उस उन्नति से पीछे रह जाए। सारे देश का सम्यक विकास चाहिए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वो भी आगे बढ़े, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान ये भी आगे बढ़े, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम वो भी आगे बढ़े, और इधर उत्तर प्रदेश है, हमारा जम्मू कश्मीर है, ये भी आगे बढ़े। ये एक सच्चे देशभक्त की भी इच्छा होती है। सारे देश के विकास को ठीक प्रकार से देखना चाहता है, देश का कोई भी हिस्सा अविकसित न रह जाए। संवैधानिक प्रावधान अब ठीक हुए हैं, सारा देश इन प्रावधानों को लेकर के न केवल प्रसन्न है, उत्साहित भी है। पिछले 2-3 वर्षों तक सावधानी से आपने देखा होगा, क्योंकि जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं बहुत धैर्य से देखते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, उनको थोड़ा डर लगता है, थोड़ा संकोच होता है, हम इतना पैसा लगाएंगे गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। और 2019 से लेकर के अब 2023 है, लगभग 3.5-4 वर्ष हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर कितना सुधरा है। अभी हमारे सिन्हा साहब ने बताया और हमारे प्रशांत गोयल जी ने भी बताया कि उद्योग जगत के लिए कितने प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैंने भी पहली बार सुना तो मेरे को आनंद भी हुआ और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। आप लोगों ने भी सुना कि जहां जो पावर का जो रेट है वो छोटे इंडस्ट्रीज के लिए केवल 3 रुपया 60 पैसा है। 9 एयरपोर्ट आ रहे हैं नए, सभी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ से रुपए इसके ज्यादा के जो है टनल्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स ये बन रहे हैं। सिंगल विंडो वाले काम अर्थात एक ही खिड़की सब पूरे काम होना ये मिल रहा है। वर्किंग पॉपुलेशन भी बड़ी अच्छी संख्या में यहां पर है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IIT है, NITs हैं, और भी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर पूछा जाए J&K में जो इंडस्ट्रियलाइज टाउन कौन सा है, हम बताते सूरत है, राजकोट है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, गुरुग्राम है, नोएडा है, गाजियाबाद, कानपुर, एकदम 10-20 बड़े शहर ध्यान में आ जाते। अब आवश्यकता है कि सारा देश इस जिम्मेदारी को निभाए और यह जम्मू कश्मीर के लोगों को हम कैसे अच्छे रोजगार उपलब्ध करा सकते, यहाँ की GDP में तेजी से वृद्धि हो सकती है। जो लैंड अलॉटमेंट के बारे में मैं पूछ रहा था मैं मनोज जी से, तो मनोज जी ने बताया और गोयल साहब ने भी दिखाया, यहाँ के DC को यह अधिकार है, वो लैंड यूज बदल सकता है। सारे देश में ये कम स्थानों पर ही होगा। लैंड यूज बदलने के लिए फाइल सेंड जाती है राजधानी को, वो कैबिनेट उसको पास करता है, लेकिन यहां पर DC को ये अधिकार दिए गए। लीज 99 इयर्स का हो रहा है, ये भी एक अच्छा और सुखद चेंज आप लोगों को देखने में आया होगा। इंटरेस्ट का रेट भी कम है और बहुत प्रकार की सुविधाएं ऐसी हैं जो यहां आपको मिल सकती है। ऐसी सुविधाओं को ध्यान में रखकर और यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम किस प्रकार यहाँ उद्योग लगा सकते हैं। यहाँ की कुछ विशेषताएं भी हैं। हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की अपनी कोई एक विशेषताएं होती है।
वो विशेषता यहाँ भी है। उदाहरण के लिए यहाँ का जो क्लाइमेट है कितना अच्छा है। सारे देश के एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां टेम्परेचर 49, 50, 51, 52 सेल्सियस पहुंचता है। मैं नहीं समझता जम्मू कश्मीर में तापमान जो है 45 के ऊपर शायद कभी जाता हो। आधे ज्यादा जम्मू कश्मीर ऐसा है जहां का तापमान जो है बड़ा अच्छा है। यहाँ लू की आंधियां नहीं चलती, बरसात भी अच्छी है। यहाँ फ्लोरा इन फौना ये भी अच्छा है। यहाँ हॉर्टिकल्चर का बड़ा काम है, मेडिसिनल प्लांट्स का बड़ा काम हो सकता है। यहाँ की जो इंडस्ट्री जो है, जो शॉल बनाने की, ये विश्वविख्यात इंडस्ट्री है। कितने सुंदर शाल दुनिया भर को देने का काम हमारा जम्मू कश्मीर करता है। और ऐसे यहाँ की क्लाइमेटिक जो विशेषताएं हैं, यहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, यहाँ की नौजवानों की ट्रेंड बड़ी संख्या है और यहाँ की आवश्यकताएं हैं। इन सबको ध्यान में रखकर और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो प्रावधान हैं उसमें हम लोग आगे बढ़े। अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज को लेकर के हम आगे आ सकते हैं। उन इंडस्ट्रीज के बारे में अभी आपको सुनने को मिला है। यहाँ पर गारमेंट्स की इंडस्ट्री आ सकती है, हॉर्टिकल्चर की आ सकती है, फूड प्रोसेसिंग की आ सकती है, टूरिज्म से जुड़े हुए अनेक काम जुड़ सकते हैं। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हर वर्ष यहाँ आते हैं। हैंडीक्राफ्ट का काम, एजुकेशन का काम यहाँ अच्छे से बढ़ सकता है। अब ये सारे देश की ये जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम लोग, आप लोग बेंगलुरु पहुंच गए, जिस तरह से बंबई पहुंच गए, जिस तरह से गुरुग्राम, नोएडा में आप लोग आ गए, अपनी इंडस्ट्रीज को लगाए और उन केंद्रों को, उन शहरों को एक डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन में हम लोगों ने बदल दिया। देखते देखते 1947 के पहले देश में बहुत कम शहर इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, लेकिन 75 वर्षों की यात्रा में देश में कम से कम 100 शहर ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन के रूप में डेवलप हो गए। दुर्भाग्य ऐसा रहा, हमारे जे&के में कोई भी ऐसा टाउन डेवलप नहीं हो सका जिसको हम हिम्मत से कह सके इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन है। और एक और यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं और दूसरी ओर रोजगार के लिए भी दुनिया भर में उनको टहलना पड़ता है। अब वातावरण बदला है, सब तरह की सुविधाएं जो एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए हो सकती हैं यहां पर उपलब्ध है। लॉ एंड ऑर्डर भी कितना ठीक और शांत है। एक कुछ महीने पहले मैं श्रीनगर गया था और श्रीनगर के लोगों को भी मैं बात किया। किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कहीं दिखता ही नहीं। हम लोगों के परिवार के लोग भी श्रीनगर जाते हैं, पहलगांव जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं। कोई दुर्घटना कैसी उनको अब देखने में नहीं आती। कोई भी एक शांत प्रदेश जैसा होता है, ऐसा शांत प्रदेश से बदल गया। अब पत्थर फेंकने वाले लोग नहीं दिखते। 500 रुपया दे करके जिन बच्चों से पत्थर फेंकवाए जाते थे, उसका कारण तो अपने को ध्यान में है ना। जो 500 रुपया लेकर के पत्थर फेंकता है, वो 5000 रुपया लेकर के बेचारा गरीब बालक जो अनएम्प्लॉयड है, कहीं बम रख करके आता है, उसका कारण बड़ा, उसका अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अपनी जान को रिस्क में लेकर के वो ये काम करता है। अब समय आ गया है हम यहाँ के बच्चों को अच्छा, सुंदर, सम्मानजनक रोजगार दे दें। 60-70 वर्षों से जो एक फेज था वो अब गुजर गया। हजारों वर्षों से हमारे देश के बारे में जब हम कहते हैं, वो वैदिक काल से चला आ रहा है। जो हिमवंत जो है, हिमवंत से लेकर के और समुद्र तक हमारा देश एक है। कालिदास ने भी कहा था कि उत्तर दिशा में जो हिमालय है वहां से लेकर के और दक्षिण दिशा में जहां तक समुद्र है वहां तक भारत एक है। भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हम ऐसा कहते हैं
तो ये हमारी अंतरात्मा और भावनाओं के साथ एक है। हम सुख और दुख के साथ एक हैं। और आज जब परिस्थितियां बदली हैं, अनुकूलता आई है, तो हमारे कश्मीर के बच्चों को भी अच्छा रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, सम्मानजनक आनंद का जीवन भी बितावें और देश की प्रगति के साथ वे अपने को कदम मिला करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। ये राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लघु उद्योग भारती का काम सारे देश में बड़ा है। लघु उद्योग भारती केवल उद्योग ही नहीं चलाती, उद्योग के साथ साथ एक राष्ट्रीय विचार भी देती है। और इसलिए ये लोग कभी गुवाहाटी में अपना सम्मेलन करते हैं, कभी दक्षिण भारत में, कभी पूर्वी भारत में, तो कभी पश्चिमी भारत में। और आज पहली बार वे जम्मू में एक संदेश लेकर के आए हैं और एक संदेश देश भर में जाकर के देने वाले हैं। मैं आप सभी जो लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता बंधु और बहनें देश भर से यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वे 2 दिन के अंदर यहां का अध्ययन करें। हालांकि 2 दिन बहुत कम समय होता है, लेकिन मन बनाने के लिए तो पर्याप्त होता है। यहां के लोगों से बातचीत करें और कौन सा उद्योग यहां लग सकता है, लगना चाहिए, योजना बना करके चिंतन के साथ जाएं। वे लगा सकते हैं, अच्छी बात है, वे नहीं लगा सकते तो अपने मित्रों को यहां भेजें। इतनी सुविधाओं के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम यहां के परिदृश्य को बदल देंगे। और जो 2019 में बड़ा कदम, जो चिर प्रतीक्षित कदम था, वो उठाया है, यहाँ के हर बालक को, हर महिला को, हर वृद्ध को ये लगना चाहिए वो कदम हमारे जीवन में एक नई उमंग लेकर के आया है। हमारे बच्चों को शिक्षा अब यही मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार यही मिलेगा। हम सम्मानजनक संपन्न जीवन जो आज सारा देश जी रहा है और आगे बढ़ रहा है, हम भी उसमें आगे बढ़ेंगे। उग्रवाद से दूर शांति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर की कहानी हजारों वर्ष पुरानी कहानी है। हमारे कश्मीर हजारों वर्षों से ज्ञान का केंद्र था। यहाँ का वातावरण ऐसा था कि यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान अध्ययन करने के लिए आते थे। शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र यहाँ पर थे। योगायोग ऐसा हुआ, वो दृश्य बदला। अब फिर से नए दृश्य के बदलने का अवसर है। कश्मीर ज्ञान का केंद्र बने, कश्मीर उत्पादन का केंद्र बने, कश्मीर संपन्नता और शांति का केंद्र बने। कश्मीर की शॉल प्रसिद्ध है, यहाँ की केसर प्रसिद्ध है, यहाँ के अखरोट प्रसिद्ध हैं और सेब प्रसिद्ध हैं, यहाँ के दृश्य प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ यहाँ के उद्योग धंधे और यहाँ की शांति भी प्रसिद्ध हो। कश्मीर के लोग अत्यंत शांति प्रिय लोग थे, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में किस प्रकार से एक वातावरण बदला, इसके कारण से वो समस्याएं आई। हजारों वर्षों से कश्मीर शांति का प्रदेश रहा, ये शांति का क्षेत्र था। हजारों वर्षों में यहाँ कभी झगड़े दंगे के समाचार कश्मीर में कभी नहीं रहे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे चिनार को आग लग गई और कश्मीर सुलगने लगा। इसके पीछे अनेक प्रकार के षड्यंत्र और विदेशी शक्तियां थी। मित्रों, बंधुओं, बहनों, वो समय अब चला गया। सारा देश जिस प्रकार से गतिमान होकर आगे बढ़ रहा है और इसमें अपने सारे देश को ही साथ लेकर के आगे बढ़ना है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम भी बढ़ रहे, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश बढ़ रहा है, अंडमान निकोबार में भी नया परिवर्तन आ रहा है। कश्मीर क्यों पीछे रहेगा? कश्मीर हिम्मत से आगे बढ़ेगा। आप सब लोग आइए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। इतने प्रावधानों को जो आपके सामने रखा गया है, बारीकी से अध्ययन करिए, उसका ड्राफ्ट ले लीजिए, डिस्कशन करिए, चर्चा करिए, मन में जो प्रश्न आते हैं उनका समाधान लीजिए और सैकड़ों लोग आकर इस प्रदेश को खुशहाल प्रदेश, आनंदमय प्रदेश, संपन्न प्रदेश, शांतिमय प्रदेश में बदलने का संकल्प लेकर के ही अपने अपने घरों को जाइए। इस आयोजन का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं समझता हूं यह बात
पूरी होनी चाहिए। योगायोग से हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वे एमटेक हैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम? वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक किए, वहां से एमटेक किए, और शायद देश में बहुत कम ही ऐसे राज्यपाल होंगे, शायद वो एमटेक होंगे जो कोई, मेरे को मालूम नहीं है, मैं अपनी कल्पना से ही बता रहा हूं। अर्थात स्वयं जो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर करके आए हैं, बड़ी डिग्री लेकर के हैं, इंडस्ट्रीज के बारे की बारीकियां वे जानते हैं, उनका समाधान भी वे जानते हैं, और इस काम में आपके साथ वे कंधे से कंधा लगा करके आगे बढ़ेंगे। इतना सुयोग कहां मिलेगा जो यहां है। इसलिए आइए